साथियों, जय मूल निवासी साथियों, शासन सत्ता में बैठे शासक वर्ग के लोगों ने किस प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों का शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं। तो साथियों, इसके पीछे का क्या कारण है कि आखिर में शासक वर्ग के लोग प्राइवेटाइजेशन करके एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि शासक वर्ग ये नहीं चाहते हैं कि एससी, एसटी के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और सवर्णों के बच्चों को पीछे छोड़ दें। साथियों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को शिक्षा फ्री में दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा। तो साथियों, जब 1952 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो उनको लागू करना चाहिए और ये लिखा गया था कि 10 साल के अंदर ये फ्री शिक्षा मुफ्त में मिलना चाहिए और अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कानून लागू नहीं किया, संविधान को लागू ही नहीं किया। 1950 में संविधान लागू हुआ, 1960 बीत गया, 70 बीत गया, 80 बीत गया, 90 बीत गया, 2000 आ गया। जब लागू नहीं किया तो उसके बाद एक आदमी सुप्रीम कोर्ट गया और कहा कि संविधान को लागू हुए 50 वर्ष हो गया, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों को अभी तक यह मुफ्त में शिक्षा नहीं दिया गया है, ये कानून लागू ही नहीं किया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे आदेश दिया कि लागू किया जाए। तो शासन सत्ता में बैठे ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी तो बिना शिक्षा के अधिकार दिए ही ये लोग ब्राह्मणों के बच्चों को, सवर्णों को बच्चे को पीछे छोड़ रहे थे, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे। और यदि इनको ये हक अधिकार दे दिया जाएगा, शिक्षा के अधिकार का कानून दे दिया जाएगा, तब तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे और हमारा बच्चा कहीं भी कंपटीशन के मामले में दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। तब उन लोगों ने एक षड्यंत्रकारी उपाय लगाया। और क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे जारी करने का अधिकार दे दिया। अब सरकार को यह अधिकार देना बंधनकारक है, वह देगा ही देगा। तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि अब हमें ऐसा षड्यंत्र करना है कि शिक्षा के अधिकार को तो देना है, कानून बनाना है, लेकिन वह दिखावे के लिए रहेगा। उसमें अंदर से उसको डाइल्यूट करने का काम किया जाएगा, उसको समाप्त करने का काम किया जाएगा। तो साथियों, ये मामला 2003 का है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो उस समय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री मुरली मनोहर जोशी था। तो उन्होंने शिक्षा को समाप्त करने के लिए, एससी, एसटी के शिक्षा को समाप्त करने के लिए एक कानून लाया, ड्राफ्ट लाया। और वह ड्राफ्ट क्या था? शिक्षा के अधिकार का कानून, राइट टू एजुकेशन। तो ये शिक्षा का अधिकार के कानून तो लाया, लेकिन वह मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों के विरोध में लाया। उसमें प्रावधान किया कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को फेल ही नहीं किया जाएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गया और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो उस समय शिक्षा विभाग किसके हाथ में आ गया? एक ब्राह्मण, उसका नाम था कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल के हाथ में आ गई और कपिल सिब्बल ने राइट टू एजुकेशन का कानून जो मुरली मनोहर जोशी बनाया था, उसी को पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए रख दिया और पास करवा लिया। और वो कहा कि हमारा बस चले तो हम मैट्रिक तक बच्चों का परीक्षा ही न लें। साथियों, जब परीक्षा ही नहीं होगा तो बच्चों में परीक्षा का डर ही नहीं बैठेगा, और जब डर ही नहीं बैठेगा
फेल पास होने का, तो बच्चा पढ़ाई क्यों करेगा? आखिर में परीक्षा क्यों होता है? एक एग्जाम्पल है कि कोयले के खदान में हीरे का पत्थर मिलता है, तो हीरे का कोई कीमत नहीं होता है, हीरे के पत्थर का कोई कीमत नहीं होता है। जब हीरे के पत्थर को तराश करके हीरा बनाया जाता है, तब हीरे की कीमत होती है। उसी प्रकार से जो शिक्षा है वह बच्चों में मेरिट पैदा करने का तकनीकी है। जब परीक्षा आता है, परीक्षा की तैयारी करता है, अभ्यास करता है, लगातार पढ़ता है, तो बच्चों में मेरिट पैदा होता है, बच्चों में गुणवत्ता आती है, बच्चों को सोचने समझने का शक्ति मिलता है, ज्ञान आगे बढ़ता है। अगर किसी चाकू पे सान न लगाया जाए तो वह चाकू एक दिन भोथरा हो जाता है, उस पे जंग लग जाती है। लगातार सान लगाने से ही चाकू तेज होता है। उसी प्रकार से लगातार अभ्यास करते रहने से बच्चों के अंदर मेरिट पैदा होती है, मेरिट विकसित होती है। कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, आरसरी यावत जात शिल्पे प्रत निशान। यानी पत्थर बहुत कठोर होता है और उसके तुलना में रसरी बहुत नरम होती है, लेकिन रसरी को भी प्रतिदिन पत्थर पे घिसा जाए तो पत्थर में भी दाग लग जाती है, पत्थर में भी चिन्ह लग जाता है। उसी प्रकार से यदि प्रतिदिन अभ्यास किया जाए तो मंद बुद्धि का बच्चा भी एक दिन तीव्र बुद्धि का हो जाता है। अभ्यास में इतना ताकत है। तो प्राइमरी स्कूल में जब परीक्षा ही नहीं लिया जाएगा तो बच्चे अभ्यास क्यों करेंगे? और जब अभ्यास नहीं करेंगे तो उनका बुद्धि विकसित नहीं होगा। और मास्टर भी कहते हैं कि पढ़ लिख करके क्या करोगे? अरे तुमको तो हम वैसे ही पास कर देंगे। प्राइमरी स्कूल के मास्टर हलवाई का काम करते हैं। अरे वह पहले तो 12 बजे तक यह हिसाब किताब बैठाते हैं कि कितना चावल आया है, कितना गेहूं आया है, कितना सड़ा हुआ निकल गया है, कितना दाई को बनाने के लिए मैंने चावल दिया, कितना दाल दिया, कितने बच्चों को खाना बना, ये सब मेंटेन करना रहता है। तो आधा टाइम तो ये लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जब खाना बन जाता है तो बच्चा खा करके 1 आध घंटा खेलता है, पुनः अपने घर चला आता है। यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जो है कि नाम मात्र की रह गई है, क्योंकि स्कूल को लोग होटल बना दिए हैं और मास्टर को हलवाई, और जो दाई हैं दाई को ये लोग हेल्पर बना दिए हैं। पहले बच्चा पढ़ाई करने के लिए जाता था तो माँ बाप कहते थे कि बेटा पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो अपने बस्ते में कॉपी किताब पेंसिल रख लेना। रखे हो कि नहीं? और आज जब बच्चा स्कूल में जाता है तो माँ बाप कहते हैं कि अरे पढ़ने जा रहे हो, थाली रखे हो कि नहीं, खिचड़ी किस में खाओगे? तो बच्चा खिचड़ी खा करके चला जाता है। और उसके बाद बिना 8 तक परीक्षा दिए उसको पास करना है, तो 8 तक बच्चा तो पास हो जाता है। लेकिन जब वही बच्चा हाई स्कूल में जाता है, बोर्ड का परीक्षा देना होता है, तो बच्चा फेल हो जाता है, क्योंकि उसका बेसिक एजुकेशन बर्बाद कर दिया गया है। तो जब बच्चा फेल हो जाता है तो दोबारा माँ बाप नाम लिखाते हैं। जब दोबारा बच्चा बोर्ड परीक्षा में बैठता है तो दोबारा फेल हो जाता है। तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारे जो है कि भाग में विद्या माता नहीं है, चलो अब तुम हमारे साथ काम करो, मजदूरी करो, खेती बाड़ी संभालो, जो पशु हैं गाय भैंस देखो, अब हमारा समय बुढ़ौती का है, अब तुम अपना गृहस्थी देखो। आज जिसके पास खेती बाड़ी और गाय भैंस नहीं है वह परदेश में जाकर के मजदूरी करता है, वह मजदूर बन करके रह जाता है। तो ये जो प्राइमरी स्कूल का शिक्षा है
वो मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों को मजदूर बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों को गधा बनाने का कार्यक्रम सरकार चला रही है। नहीं तो सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश के बच्चे में मेरिट कैसे पैदा हो इसके लिए प्रयास करता है, सोचता है, बजट तैयार करता है, तो बच्चों में गुणवत्ता आती है, बच्चे पढ़ते हैं, तेज होते हैं। लेकिन भारत की जो सरकार है वह एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शिक्षा को कैसे बर्बाद कर दिया जाए इसके बारे में वो काम करती है, इसके बारे में दिन रात षड्यंत्र करती है। ये बात मूल निवासी बहुजन समाज के बहुत से कम लोगों को पता है। और यदि कुछ लोग ये कहते हैं कि अब तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, चलिए इसे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ के लोग कहते हैं ब्राह्मणवादी टीचर, अरे साले यहाँ भी आ गए हैं, इतना ज़्यादा फीस बढ़ा दो कि ये दे न पावे। परिणाम क्या होता है? जब हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है, माँ बाप जब पैसा नहीं दे पाते हैं, लेट हो जाता है, तो उस बच्चे को क्लास टीचर क्लास से बाहर निकाल देता है। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, वह स्कूल जाने से कतराने लगता है। फिर माँ बाप मजबूरी में उसे सरकारी स्कूल में नाम लिखा देते हैं। यानी वे इंग्लिश मीडियम चाहे प्राइवेट स्कूल, ये लोग शासक वर्ग के लोग केवल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए हैं। उसमें यूनिट टेस्ट होता है, हर हफ्ते जो है कि परीक्षा होती है यूनिट टेस्ट के नाम पे, यानी महीने में 4 बार परीक्षा होती है। अगर साल भर में 12 महीने में 10 महीने पढ़ाई होता है तो 40 परीक्षा से उन बच्चों को गुजरना पड़ता है। तो जो बच्चे 40 परीक्षा दे करके पास हो रहे हैं वो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, यानी परीक्षा के नाम पे वे लोग डेली प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। और जब अभ्यास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों में मेरिट विकसित होगा ही, मेरिट डेवलप होगा। और हमारे बच्चे जो एक परीक्षा देते थे साल में, एक परीक्षा देने के बाद भी ब्राह्मणों के बच्चों को पछाड़ते थे, तो उन लोगों ने एक परीक्षा भी बंद कर दिया है। तो कक्षा 8 तक केवल बिना परीक्षा के बच्चे पास हो जाते हैं और हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन तो ले ही नहीं पाते हैं। लेकिन यदि उसमें से कोई बहुत तेज लड़का है, अगर आगे जा रहा है, तो नौकरी में जब कंपटीशन देना पड़ता है, वैकेंसी निकलती है, तो उसमें केवल एक ही परीक्षा देना पड़ता है। चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे प्राइमरी स्कूल का बच्चा हो, जब एक परीक्षा एक ही तरह का पेपर देना पड़ता है तो हमारे बच्चों में जाहिर सी बात है कि मेरिट नहीं आ पाती है। तब ब्राह्मण अपनी चार्जशीट पे लिखता है कि एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट तो एक तो पर्याप्त मात्रा में मिले ही नहीं हैं, और जो मिले भी हैं उसमें मेरिट नहीं है, यानी ये लोग लायक नहीं हैं, ये लोग नालायक हैं। ये सीट खाली जा रही थी, इसलिए इसे सामान्य कोटे से भरा जाता है। तो जो आरक्षण में हमारी भागीदारी था, जो हमारा सीट था, उसको भी सामान्य वर्ग के लोगों से भर देता है, यानी वहाँ भी हमारा हिस्सा हड़प लेता है। यानी हमको तो पहले कहता है कि ये लोग लायक नहीं है, नालायक हैं, यानी नालायक कह करके हम लोगों को गाली दे रहा है। पहले तो हम लोगों को नालायक बनाने का एक कार्यक्रम चलाया, और उसके बाद जब नौकरी की बात आई तो अंग्रेजी में कहता है कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। पहले नॉन फिट फॉर पोस्ट लिखता था, अब लिखता है यानी एफएस नॉट फाउंड सुटेबल, यानी ये लोग नौकरी के लायक ही नहीं है, इनके अंदर मेरिट नहीं है। साथियों, पहले तो हमारा बेसिक एजुकेशन खराब कर दिया, हमारा बेसिक एजुकेशन रद्द कर दिया, और जो बच्चे अगर किसी तरह से संघर्ष करके आगे जाते हैं तो उनको ये नालायक कहता है। यदि हमारे बच्चे एससी एसटी के आईएएस और पीसीएस के परीक्षा में बैठते हैं, अगर 500 नंबर का है आईएएस पीसीएस का, अगर उसमें 300 लिखित नंबर है और 200 वाइबा है, इंटरव्यू है, यदि एससी का बच्चा 250 पा जाता है 300 में,
तो इंटरव्यू में एससी के बच्चे को मात्र 20, 25, 30 नंबर देते हैं। वहीं सवर्णों के बच्चे को 150 से 180, 90 तक दे देते हैं। यानी रिटेन परीक्षा और इंटरव्यू का नंबर जोड़ देते हैं तो ब्राह्मणों के बच्चों का नंबर ज़्यादा होता है। अगर 100 नंबर भी कम हो गया एससी एसटी के बच्चों से ब्राह्मण का नंबर, तो 100 नंबर को इंटरव्यू में कवर करके और ज़्यादा बढ़ा करके दे देता है। हमारे बच्चे आईएएस और पीसीएस की परीक्षा से वंचित हो जाते हैं और नौकरी पाने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का षड्यंत्र हमारे देश में शासक वर्ग के लोग कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को हमें समझना होगा और जब तक मूल निवासी बहुजन समाज का शासन नहीं आ जाता तब तक हमको हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। साथियों, शर्म की बात है कि हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 85% हैं और 15% के आगे नाक रगड़ते हैं। अरे हम लोग तो इतना काबिल है कि अपनी सरकार बना करके अपना हक अधिकार ले सकते हैं। हम मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले हो सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जा करके अपने दीवालों पे लिख दो कि मैं इस देश का शासक हूँ, हुक्मरान हूँ। बाबा साहब उस समय कहे थे जब हमारी दीवार कच्चे मिट्टी की थी, घास फूस की मकान थी, सही ढंग से दीवार भी नहीं था। उस समय बाबा साहब कहे थे कि जा करके अपने दीवारों पे लिख दो कि मैं इस देश का शासक हूँ। और जब हमारी दीवार बन गई तो हमने क्या लिख दिया? जय माता दी, नमः शिवाय, शुभ लाभ। अरे किसका लाभ हुआ? क्या आपका लाभ हुआ? और ये जो दीवार बनी है वह किसी नमः शिवाय माता जी के कारण नहीं बनी है, क्योंकि ये भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। हमारे देश में संविधान लागू होने के पहले मनुस्मृति लागू था और मनुस्मृति में लिखा गया है कि शूद्रों को संपत्ति रखने पे राजा वह संपत्ति छीन सकता है, धन छीन सकता है और छीन करके आधा राजा अपने कोष में रख ले और आधा ब्राह्मणों को दान कर दे। शूद्रों को संपत्ति रखने में ब्राह्मणों को बहुत कष्ट पहुंचता है, दुख होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति पढ़ा तो उसको फाड़ करके जला दिया और भारतीय संविधान लागू हुआ और आपको धन रखने का अधिकार मिला, शिक्षा संपत्ति का अधिकार मिला। और जब शिक्षा का अधिकार मिला, धन रखने का अधिकार मिला, तब आपने धन इकट्ठा किया, इकट्ठा करके आपने बिल्डिंग बनवाया, आपने पक्की दीवार बनवाया और आपने उस पर क्या लिखवा दिया? शुभ लाभ, जय माता जी, नमः शिवाय। अरे कितने लोग तो टायल पे लगवा देते हैं, जय माता जी का टायल लगवा देते हैं, नमः शिवाय का टायल, शुभ लाभ का टायल लगवा दे रहे हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से तुम्हारी दीवार खड़ी हुई और नाम अपने दुश्मनों का लगा रहे हो। इस बात को सोचो, कब सोचोगे मूल निवासी बहुजन के समाज के लोग? अरे सोचो, अब तो विज्ञान का युग है। संविधान पढ़िए, आप लोग अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़िए, तभी आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।